हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट बेटा। वेलकम टू दिस सेशन। एंड आज के इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज के इस वीडियो में हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट इस पूरी बुक को एक ही बार में कंप्लीटली कवर कर लेंगे। यस, इसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर के, वो मैं लेकर आई हूँ। और सारी क्वेश्चंस इस तरीके से मैंने फ्रेम किए हैं जो पीवाईक्यू से रिलेटेड भी है, मोस्ट एक्सपेक्टेड भी है। उनको फ्रेम मैंने इस तरीके से किया है जिससे आपका पूरा चैप्टर जो है वो कवर होता है। ठीक है, तो अगर उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है ना, आप उसको कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हो, स्टार्ट करें हम हमारा ये वीडियो? वीडियो तो स्टार्ट हो चुका है। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, स्टार्ट करें उसके क्वेश्चंस। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए अलग से कहना तो नहीं पड़ेगा ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला चैप्टर द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफी है बेटा, जिसे जेम्स हेरियट ने लिखा है। जेम्स हेरियट एक वेटरिनरी डॉक्टर थे और उन्होंने अपना एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इस चैप्टर में बताया है कि किस तरीके से हाई क्लास सोसाइटी जो होती है उसके लोग जब पेट पालते हैं तो वो कितना ज्यादा पैम्पर करते हैं अपने पेट्स को, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब आप ओवर पैम्परिंग करते हो ना, तो जो नेचुरल बिहेवियर होता है पेट्स का वो एकदम खत्म होने लग जाता है और वो आलसी भी होने लग जाते हैं। ट्रिकी के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब वो बीमार पड़ा और थोड़ा भी वीक लगता था तो मिसेस पैम्फ्रे जेम्स हेरियट की बात मानने के बजाय वो सोचती थी कुछ खिला देना चाहिए, कुछ पिला देना चाहिए उसको। कभी वाइन भी पिला देती थी ताकि उसमें एनर्जी आए, राइट। लेकिन अब इतना ज्यादा खिला देती थी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ट्रिकी का वो एकदम खराब हो गया था और फाइनली उसे हॉस्पिटलाइज ही करना पड़ा था। यहाँ पर जेम्स हेरियट ने उसको कोई दवाई देकर इलाज नहीं किया था। इनफैक्ट उसकी जो रूटीन लाइफ, जो डेली लाइफ होती है, उसको इम्प्रूव किया था कि उसे एक्सरसाइज में इन्वॉल्व करना और खाने के लिए उसको मेहनत करनी है। क्योंकि और भी बाकी डॉग्स थे हॉस्पिटल में, वो खाने के लिए दौड़ भाग करते थे कि अगर उन्होंने दौड़ नहीं लगाई, रेस नहीं लगाई, तो उन्हें शायद खाना नहीं मिलेगा। पहले दिन तो ट्रिकी को भी खाना नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद ट्रिकी ने भी अपना पेट भरने के लिए दौड़ लगाई और वो जीता भी। और उसका जो एक बिहेवियर था ट्रिकी का वो काफी इम्प्रूव हुआ। तो यहाँ जो इम्प्रूवमेंट और सुधार हुआ ट्रिकी की लाइफ में वो ये कि वो काफी एक्टिव हो गया था और उसका जो डेली रूटीन था अब काफी हेल्दी हो गया था। जब ट्रिकी हॉस्पिटलाइज था उस टाइम पे उसके लिए मिसेस पैम्फ्रे बहुत सारी चीजें खाने पीने के लिए भेजती थी, जैसे एग्स भेजती थी और वाइन भी भेजती थी, बियर भी भेजती थी। तो जेम्स हेरियट को बहुत पसंद भी आता था ये सारी चीजें, क्योंकि जेम्स हेरियट इनमें से कोई सी भी चीज ट्रिकी को नहीं देते थे, लेकिन खुद अपने कोलीग्स के साथ जरूर खाते पीते और एंजॉय करते थे। लेकिन जब ट्रिकी बिल्कुल ठीक हो गया तो फाइनली मिसेस पैम्फ्रे को बुलाया गया और ट्रिकी को उन्हें दे दिया गया। यहाँ पर ही मिसेस पैम्फ्रे कहती है दैट मिस्टर हैरियट दिस इज द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, राइट। तो ये था इसका एक क्विक समरी। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं दैट व्हाट मेड जेम्स हैरियट एक्सपेक्ट अ कॉल फ्रॉम मिसेस पैम्फ्रे। हैरियट को क्यों लग रहा था कि मिसेस पैम्फ्रे डेफिनेटली उन्हें कॉल करेंगी? क्योंकि जैसा मैंने बताया कि वो ओवर पैम्पर करती थी ट्रिकी को, तो उन्हें समझ में आ गया था कि इतना ज्यादा पैम्पर करेंगे ना तो ट्रिकी की हालत ठीक नहीं रहेगी। क्योंकि जो भी एडवाइजेस जेम्स हैरियट ने दिए थे मिसेस पैम्फ्रे को, वो किसी भी एडवाइस को फॉलो नहीं कर रही थी। ना उसको एक्सरसाइज करवा रही थी ताकि उसका एक हेल्दी रूटीन बने, ना ही उसको खाने पीने में जो कटौती करनी थी वो भी नहीं कर रही थी। इनफैक्ट ओवर फीड करवा रही थी उसको। तो हैरियट को समझ में आ गया था कि इसकी हालत और बिगड़ेगी, ट्रिकी की हालत, और मेरे पास कॉल डेफिनेटली आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक पेरेंट्स लाइक मिसेस पैम्फ्रे एग्जिस्ट? हाँ, मिसेस पैम्फ्रे की तरह पेरेंट्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि अपने बच्चों को बहुत ही ओवर पैम्पर करते हैं। इफ यस, इज इट अ गुड थिंग टू पैम्पर चिल्ड्रन? व्हाई और व्हाई नॉट? बच्चों को कभी कभी लाड करना, पैम्पर करना, इट्स अ गुड थिंग। बच्चों को भी अच्छा लगता है और कभी कभी पैम्परिंग से बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। लेकिन जब वो पैम्परिंग बहुत ज्यादा होती है या ओवर पैम्परिंग हो जाती है ना, तो फिर वो बच्चों के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। क्योंकि उसमें बच्चों के अंदर, खुद के अंदर वो क्वालिटीज नहीं डेवलप हो पाती हैं जो होनी चाहिए। उन्हें सिर्फ अपना ही एक कंफर्ट जोन चाहिए होता है। उस कंफर्ट जोन से बाहर जाते ही जो है बच्चे बिल्कुल भी कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाते हैं। और देयर इज अ रियल वर्ल्ड आउट देयर। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा कि इतना ज्यादा ओवर पैम्परिंग नहीं करना चाहिए बच्चों को, ताकि वो हेल्दी भी रहे। अदरवाइज बहुत ज्यादा अननेसेसरी खाने पीने को भी बच्चे को देते हैं तो उनकी हेल्थ पर भी इश्यूज आते हैं। ठीक है, सो दिस वाज आवर फर्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर द थीव्स स्टोरी, यानी एक चोर की कहानी। ये कहानी है एक 15 साल के चोर की,
जिसे एक 25 साल का लड़का जिसका नाम है अनिल, इन दोनों की जब मुलाकात होती है तो अनिल जो है वो इस 15 साल का जो चोर है, ये चोर अपना नाम बताता है हरी सिंह। नकली नाम होता है ये और पूरे चैप्टर में इसका असली नाम कहीं दिया हुआ ही नहीं है। तो ये क्या करता है, अलग-अलग सेठ के यहाँ पे काम करता है, अलग-अलग ओनर्स के यहाँ पर काम करता है, फिर उनको धोखा देके उन्हें कॉन करके और फिर गायब हो जाता है और हर 1 महीने में अपना नाम चेंज कर लेता है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एवरी मंथ ही चेंजेस हिज नेम, ठीक है? नाम चेंज करता है, इस बार उसने नया नाम लिया हरी सिंह और वो अनिल को ठगने के लिए, उसे कॉन करने के लिए ही उसके साथ हो लेता है, राइट? अब यहाँ अनिल के पास खुद के पास पैसे नहीं होते हैं तो क्या इनका सेटलमेंट होता है कि ठीक है, तू मेरे लिए खाना बना देना और एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पर इसका झूठ पकड़ा जाता है हरी सिंह का, क्योंकि इसको खाना बनाना नहीं आता होता है। कोई बात नहीं, यहाँ पर धीरे-धीरे अनिल इसको खाना बनाना सिखा देता है, थोड़ा-थोड़ा पढ़ना-लिखना भी सिखा देता है और छोटे-मोटे काम कर देता है हरी सिंह इसके बदले में, जैसे रोज़ सामान लेकर जो आना होता है, उस सामान के जो पैसे देता है हरी सिंह को, ₹1 हरी सिंह उसमें से हमेशा निकाल लिया करता था। तो यहाँ काफ़ी दिन हो जाते हैं इस रूटीन को चलते हुए और हरी सिंह को लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं तो एकदम अपनी जो ये चोरी वाली कला है, मैं तो ये भूल ही जाऊँगा एकदम, तो अब मुझे चोरी कर लेनी चाहिए। अनिल वाज़ अ राइटर, तो उसको अपनी राइटिंग के लिए पैसे मिले थे, तो अनिल का क्या हैबिट होती थी, उसको जब भी पैसे मिलते थे वो अपने फ्रेंड्स के ऊपर उन पैसों को खर्च कर देता था। तो यहाँ पर आज ये अपने पैसों को ना मैट्रेस के नीचे रख के और सो गया। और हरी सिंह उन्हीं पैसों को लेकर रात में भाग निकला। वो स्टेशन पे पहुंच गया था, वो ट्रेन में चढ़ने वाला भी था, आराम से चढ़ सकता था, लेकिन वो नहीं चढ़ पाया इस ट्रेन में और वापस आ गया। क्यों वो नहीं चढ़ पाया? क्योंकि इस समय उसके अंदर एक गिल्ट कॉन्शियंस था, मतलब उसके अंदर एक ये एहसास होने लगा था कि किसी धोखेबाज को या किसी झूठे इंसान को ठगना बहुत आसान है, लेकिन अनिल जैसे सच्चे इंसान को ठगना बहुत मुश्किल है। ये मेन आइडिया भी है इस चैप्टर का, राइट? और वो पूरी रात यही सोचता रहा कि मुझे अनिल ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, पढ़ना-लिखना भी धीरे-धीरे सिखा दिया है, अब वो मुझे फुल सेंटेंसेस फ्रेम करना सिखाने वाला था। तो सब कुछ सीखने से पहले, ये पढ़ना-लिखना सीखने से पहले हरी सिंह क्या सोचता था कि अरे बिना पढ़े मैं लोगों को इतना कॉन कर लेता हूँ और उनको चीट कर लेता हूँ, एक बार पढ़ लिख लिया तो क्या शानदार चीटर बन जाऊँगा मैं, क्या गज़ब का थीफ बन जाऊँगा मैं। लेकिन जब वो पढ़ने लिखने लग गया तब उसके अंदर ये एक एहसास है, उस एक रियलाइज़ेशन उसे हुआ कि आज मैंने ये जो रुपए चुराए हैं, देखा जाए तो मैं 1 हफ्ते एक अरब किंग की तरह लाइफ जी सकता हूँ, राइट? लेकिन अगर मैं पढ़ लिख गया तो ये पैसे तो मैं ईमानदारी से भी कमा सकता हूँ। यही एहसास जो था, बेसिकली ये एक ट्रांसफॉर्मेशन था हरी सिंह का। तो ये एक की पॉइंट है इस चैप्टर में बेटा, इसको ज़रूर ध्यान रखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हरी सिंह। और ये सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि अनिल ने हर बार झूठ पकड़ा था हमारे हरी सिंह का, लेकिन उसने एहसास नहीं होने दिया इस बार, ठीक है? हरी सिंह वापस पैसे लेकर आ जाता है, वो पैसे जहाँ रखे हुए थे वहीं वापस रख देता है मैट्रेस के नीचे, लेकिन एक छोटी सी चीज ये होती है, रास्ते में बारिश हो जाती है और वो नोट भीग जाते हैं, तो गीले नोट ही रख देता है। अगले दिन सुबह हरी सिंह को 50 का नोट देता है अनिल, वो नोट अभी भी गीला था। यहाँ पर हरी सिंह सब समझ जाता है कि अनिल को उसकी हर रियलिटी का पता पहले भी था, आज भी है, लेकिन फिर भी इस इंसान ने मुझ पर विश्वास बनाए रखा और अब मैं इसका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। और ये पहली बार थी जब उसने एक जेन्युइन स्माइल अनिल को दी, ठीक है? तो ये स्माइल वाला कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखिएगा, इट वॉज द फर्स्ट टाइम जब उसने जेन्युइन स्माइल दी थी हमारे अनिल को, ठीक है? अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। स्टेट द इवेंट्स दैट टुक प्लेस ऑन द नाइट ऑफ थेफ्ट। ये मैंने आपको अभी भी बताया था कि चोरी की रात को क्या हुआ था, किस तरीके से उसने पैसे चुराए, स्टेशन चला गया, ट्रेन में आराम से बैठ सकता था लेकिन वो नहीं बैठ पाया, उसके गिल्ट कॉन्शियस ने उसे ट्रेन में नहीं चढ़ने दिया। और जब उसे थोड़ा-सा टाइम मिला ना, थोड़ी देर अकेले रहने का, सोचने का, मनन करने का, यानी व्हेन ही वाज़ थिंकिंग ऑल अलोन, तब उसको ये रियलाइज़ हुआ कि एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसीलिए वो चोरी कर कर भागने के बजाय वापस घर लौट आया, ठीक है? नेक्स्ट इज़ मनी कैन नॉट मेक अ मैन एज़ मच एज़ एजुकेशन कैन, एल्यूसिडेट द स्टेटमेंट। यानी मनी से आप वो नहीं बन सकते जो आप एजुकेशन से जितना ह्यूमन बन सकते हो। ऐसा, ये बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, क्योंकि जहाँ तक पैसे की बात है तो हरी सिंह तो पैसे कमा ही रहा था ना, कमाना मतलब जो चुराना है वो हरी सिंह के लिए तो कमाना ही हुआ ना, तो वो तो ऑलरेडी पैसे तो आमदनी तो उसकी हो ही रही थी, चाहे जैसे भी हो रही हो। लेकिन जब वो थोड़ा सा भी एजुकेट हुआ ना, तब उसको ये रियलाइज हुआ कि एजुकेटेड पर्सन की सोसाइटी में जो रिस्पेक्ट होती है, जो वैल्यू होती है, वो अलग ही लेवल की होती है और
उसे ये वैल्यू चाहिए थी और उसे ये वैल्यू पसंद आई, ये रिस्पेक्ट पसंद आई और अब वो रिस्पेक्ट ये चाहता था और यही उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन आया था। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर इज द मिडनाइट विजिटर। ये चैप्टर जो है इसमें जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस आता है ना बेटा, वो दो क्वेश्चंस आता है। एक तो ये बालकनी वाला जो क्वेश्चन होता है वो आता है, और इसके अलावा जो सीक्रेट एजेंट वाला जो क्वेश्चन है ना कि क्या हमारा ऑजिबल एक सीक्रेट एजेंट की छवि जैसा दिखता था क्या। तो मैं आपको इन्हीं दो पॉइंट्स के थ्रू ये स्टोरी भी बताती हूँ, क्वेश्चंस भी समझाती हूँ। तो सीक्रेट एजेंट का हमारे दिमाग में ऑलरेडी एक पिक्चर बनी हुई है कि 6 फीट टॉल, 6 पैक एब्स और वेरी क्लेवर, वेरी स्मार्ट, मतलब उसको देखते ही समझ में आ जाए वाओ यही है हमारा सीक्रेट एजेंट। जैसे जेम्स बॉन्ड है, शर्लॉक होम्स है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको एक परफेक्ट, द मोस्ट आइडियल सीक्रेट एजेंट का एग्जाम्पल आपको देते हैं। ठीक है, लेकिन ऑजिबल एकदम इससे उलट था। ही वॉज शॉर्ट हाइटेड फैट मैन। ठीक है, और उसके एटीट्यूड से बिल्कुल भी शुरुआत में नहीं लगता कि वो बहुत ही समझदार, इंटेलिजेंट कुछ होगा। इनफैक्ट वो बहुत ही ऐसे बुद्धू सा इंसान लग रहा था शुरू शुरू में। लेकिन जब जिस तरीके से उसने अपने एनिमी एजेंट को, मैक्स जिसका नाम है, उसको बेवकूफ बनाया बालकनी की स्टोरी बता के, उससे समझ में आता है दैट ही वॉज अ वेरी क्लेवर एजेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ऑजिबल वॉज अ क्लेवर सीक्रेट एजेंट, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये मैंने जस्ट अभी अभी बताया कि किस तरीके से वो ही वॉज अ वेरी सीक्रेट क्लेवर सीक्रेट एजेंट। ठीक है, वाई डिड ऑजिबल फ्रेम द स्टोरी ऑफ द बालकनी, उसने बालकनी की स्टोरी बनाई ही क्यों। तो ऑजिबल जो है वो फॉलोअर के साथ जैसे ही अपने रूम में एंटर करता है ना, फॉलोअर कौन, द राइटर, ठीक है, वो अपनी इंस्पिरेशन के लिए ऑजिबल से मिलने के लिए आया था। जैसे ही एंटर करता है तो सामने क्या किसको देखता है, मैक्स को बंदूक ताने हुए देखता है कि बस मैं उड़ा ही दूंगा तुमको। यहाँ पर ऑजिबल के पास ना तो कोई हथियार था उसके पास, मतलब जिससे वो अपने आप को बचा सके या सामने वाले पर अटैक कर सके। ठीक है, और एक फाइल वो लेने के लिए आया था मैक्स, और वो फाइल जो है हमारे ऑजिबल के पास थी। ठीक है, अब ऑजिबल यहाँ पर थोड़ा सा भी ये रिएक्ट करता कि उसे डर लग रहा है, वो घबरा रहा है, तो मैक्स उस पर हावी हो सकता था। लेकिन उसने बिल्कुल भी इस तरीके से रिएक्ट नहीं किया। इनफैक्ट वो कैसे रिएक्ट करता है कि अच्छा मैक्स तुम हो क्या, मतलब हाँ ठीक है तुम मेरे दुश्मन हो, बंदूक ताने मेरे सामने खड़े हो, बट आई एम नॉट टेकिंग यू सीरियसली एट ऑल। ये उसका एटीट्यूड था। और फिर बातों बातों में उसने बालकनी की बात को इतनी खूबसूरती से अपने कॉन्वर्सेशन में ऐड कर लिया कि बहुत ही नेचुरल लग रहा था। और बालकनी की क्या बात थी कि जब देखो इस बालकनी से ना कोई भी मेरे रूम में एंटर हो जाता है, दिस इज द सेकेंड टाइम जब बगल वाले अपार्टमेंट की जो बालकनी है उससे होता हुआ कोई मेरे अपार्टमेंट में घुस आया हो। और ऐसा क्यों हो पाया, बगल वाला अपार्टमेंट और मेरा वाला अपार्टमेंट जो है पहले वो सेम सिंगल यूनिट थी, बाद में पार्टीशन हुआ है। तो ये पूरी स्टोरी उसने इतने नेचुरल तरीके से कन्वर्सेशन के अंदर शामिल करी कि हमारे मैक्स को ये बात सेट हो गई कि अच्छा एक बालकनी है बाहर। अच्छा मैक्स एंटर हुआ कैसे था, पास की के थ्रू, वो किसी बालकनी से तो आया नहीं था। तो यहाँ पर ऑजिबल इस तरीके से शॉक एक्ट करता है कि अच्छा तुम बालकनी से नहीं आए क्या, मुझे तो लगा तुम बालकनी से ही आए हो। ओ गॉड, मैंने कितनी बार मैनेजमेंट को कहा है, इस बार मुझे फिर से शिकायत करनी पड़ेगी। इनका कन्वर्सेशन आगे बढ़ता है, इतने में ही एक नॉक होती है डोर पे, इतनी देर में ही एक नॉक होती है दरवाजे पर। अब एक्चुअल में ये नॉक कौन कर रहा होता है, सर्वेंट कर रहा होता है, वेटर, जो विस्की लेकर आया हुआ होता है। और ये विस्की ऑर्डर किसने की होती है, हमारे ऑजिबल ने ही ऑर्डर की हुई होती है। तो ऑजिबल को तो पता है कि ये विस्की है, लेकिन वो कहता क्या है कि लो पुलिस वाले भी आ गए हैं, जो फाइल मेरे पास से तुम चुराने के लिए आए हो ना, वो फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैंने पहले से ही कह दिया था पुलिस वाले को कि मेरा ध्यान रखने के लिए, नजर रखने के लिए आ जाना भाई। और एकदम सही टाइम पर आए हैं ये। मैक्स भी यहाँ घबरा जाता है और बालकनी की तरफ चला जाता है, खिड़की की तरफ चला जाता है, एक पैर खिड़की के बाहर, एक पैर खिड़की के अंदर, और भगाओ भगाओ उनको, भगाओ उनको, ऐसे खुद भी घबरा जाता है मैक्स और कहता है भगाओ भगाओ, और मैं बालकनी में छुपा हुआ हूँ, पुलिस वाले ना चले जाने चाहिए वरना देखना मेरे पास गन है, मैं मार दूंगा सबको, राइट। और ये बोलते बोलते और बालकनी में कूद गया। बालकनी तो थी नहीं, तो हमारा मैक्स सीधा ग्राउंड फ्लोर पे ढप से गिरा और फिर सीधा एकदम भगवान के पास, राइट। तो बिना हथियार होते हुए भी मैक्स को उसने हरा दिया, किसने, ऑजिबल ने। और ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ही वॉज वेरी क्लेवर। तो ये जो मैंने पूरी स्टोरी बताई ना, इससे वो क्लेवर एजेंट कैसे है वो भी पता चलता है, और बालकनी क्या रोल प्ले कर रही है
वो भी पता चलता है कि वो बैल्कनी को उसने इतनी खूबसूरती से कॉन्वर्सेशन में, इतना नेचुरल तरीके से कॉन्वर्सेशन में ऐड किया कि उसी झूठ की वजह से ऑजिबल बच पाया। ठीक है, नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ये जो कहानी है ना वो है दो चोर की। ये कहावत सुनी है आपने, चोर चोर मौसेरे भाई। मतलब बेसिकली क्या होता है कि एक चोर दूसरे चोर को हमेशा सपोर्ट करता है, दे आर लाइक ब्रदर्स। लेकिन इस चैप्टर के अंदर ये जो सेइंग है ना, ये एकदम गलत साबित हो जाती है। और ऐसा होता है इसलिए कि हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है जिसका नाम है हॉरेस, उसको बेसिकली पोलन एलर्जी होती है, जो फूलों से या घास फूस से जो एलर्जी होती है ना, वो तो उसे बहुत छींक आ जाती है। अब वो एक जगह वो चोरी करता है, और वो बहुत ही सिलेक्टेड जगह चोरी करता है, साल में एक बार। उस चोरी के पैसों से वो क्या करता है, बहुत ही ज्यादा महंगी बुक्स, अच्छी नहीं, बहुत ही ज्यादा महंगी बुक्स जो ऑक्शन हो रही होती है, ऐसी बुक्स खरीदता है क्योंकि ये उसका शौक है। ऐसी ही एक बहुत बड़ी चोरी करने के लिए वो एक घर में जाता है, और उस घर के बारे में पहले पूरा होमवर्क करके जाता है, और मैगजीन्स में उसके बारे में छपा हुआ होता है, घर के बारे में उसका पूरा नक्शा छपा हुआ होता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखने का ये भी है कि जो एलीट क्लास होती है या जो लोग बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, वो अपने घर का हर सीक्रेट कोना भी मैगजीन में छपवा देते हैं, एक स्मार्टनेस दिखाने के लिए कि देखो हमने तिजोरी कहाँ रखवाई है, देखो किसी को मिल भी नहीं सकती है, सी सी। तो ये इस तरीके से वो अपनी तिजोरी कहाँ है वो तक बता देते हैं, और वो मैगजीन के अंदर सब छपा हुआ होता है। तो कुछ चीजों का होमवर्क तो वो बहुत बढ़िया करके जाता है कि जो यहाँ पर सर्वेंट्स हैं या ये जो हेल्पर्स हैं वो घर से कब बाहर जाएंगे, ये सब उसे पता था। अलार्म जो था वो भी उसे पता था, तो अलार्म भी कट कर देता है। तो ये तो स्मार्टनेस वो दिखा देता है। इसके अलावा ये होमवर्क भी करता है कि वहां पर एक डॉग है, तो उस डॉग को भी वो इतना प्यार से उसका नाम लेके बुलाता है कि डॉग भी उससे एकदम फेमिलियर सा हो जाता है। ठीक है, और फिर वो अपनी चोरी करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इतने में ही एक लेडी आती है और उसकी चोरी को इंटरप्ट कर देती है। यहाँ हमारा होरेस बुरी तरह डर जाता है कि ये तो मालकिन ही आ गई, लेडी ऑफ द हाउस। और वो लेडी ऑफ द हाउस, वो जो लेडी है, वो बिहेव भी इसी तरीके से कर रही थी। शी वॉज ब्यूटिफुल एंड शी वॉज वेल ड्रेस्ड, और उसका एटीट्यूड भी यही था कि इस घर की मालकिन मैं ही हूँ। और उससे क्या कहती है कि देखो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगी क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है, और वो ये जरूरत है कि ये जो तिजोरी है ना, मैं इसका जो पास की है या इसका जो कोड है वो भूल गई हूँ, और मुझे जाना है वेडिंग में। तुम इस तिजोरी को तोड़ो, मैं सारी अपनी ज्वेलरी निकाल लूंगी, और जब तक मेरे हस्बैंड आएंगे ना, वो 1 महीने बाद रिटर्न होंगे, वो अभी यहाँ है नहीं, 1 महीने बाद वो आएंगे, तब तक तो मैं इस तिजोरी को फिक्स करवा लूंगी, फिर से ठीक करवा लूंगी, तो तुम ये काम कर लो। इस पूरी प्रोसेस के अंदर जो हमारा होरेस है वो अपने ग्लव्स को हटा चुका होता है। तो ये सारा काम करते हुए उसके फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं सब जगह पे। जब फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं ना, तो अगले दिन उसको पुलिस पकड़ने के लिए आ जाती है। अब यहाँ वो समझ नहीं पाता कि भाई मैं मुझे क्यों मतलब पकड़ा जा रहा है, मैंने तो जो लेडी ऑफ द हाउस है, द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस, उसके कहने पर ही ऐसा किया, तो मुझे तो पकड़ना चाहिए ही नहीं ना। लेकिन बाद में उसको ये बात पता चलती है, उसके सामने ये रिवील होता है कि एक्चुअल में वो जो लड़की थी ना, शी वॉजंट द लेडी ऑफ द हाउस। इनफैक्ट वो खुद भी एक चोर ही थी, और उसने अपना होमवर्क हॉरेस के होमवर्क से भी ज्यादा अच्छा किया था, क्योंकि उसे पता था कि हॉरेस जो है वो एक्चुअल में यहाँ का मास्टर नहीं है, ही इज नॉट द मैन ऑफ द हाउस। तो इसीलिए उसने उसको बेवकूफ बनाने में वो कामयाब रही। हॉरेस का होमवर्क क्या वीक था, उसको नहीं पता था कि जो लेडी ऑफ द हाउस है वो दिखने में कैसी है, कौन है, क्या है। ही डिडंट नो ऑल ऑफ दिस स्टफ, और बाहर हैं, घर कब तक आएंगे, उसको ये जानकारी नहीं थी, इसीलिए उसे बेवकूफ बना दिया गया। तो यहाँ एक चोरनी ने ही चोर को लूट लिया, और इसीलिए उसे फिर बाद में जेल हो गई हॉरेस को, राइट। तो देखिए क्वेश्चन देखिए, हॉरेस वाज अ सक्सेसफुल थीफ बिकॉज ही केयरफुली प्लान्ड हिज रॉबरीज। बहुत ही स्मार्टली प्लान करता था रॉबरीज को। शुड वी कॉल हिम अ सक्सेसफुल थीफ एंड स्टिल अप्रिशिएट हिज वर्क, व्हाई और व्हाई नॉट? तो हाँ, वो बहुत ही अच्छा एक चोर था, ही वॉज अ गुड थीफ, और उसने बड़ी बड़ी रॉबरीज प्लान की थी, और वो सारी जो प्लान्स थे उसके सक्सेसफुल भी रहे थे। और छोटी मोटी चोरी नहीं थी कि पॉकेट मार लिया, ऐसे कुछ उठा लिया सामान, नहीं, बड़ी बड़ी चोरियां थी। लेकिन लास्ट में उसकी जो चोरी थी ना, वो जो गलती और बेवकूफी उससे हुई ना, वो कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर हमारा हॉरेस थोड़ा सा बुद्धू सा बन गया था। इसलिए हमें कहना चाहिए ही वॉज अ गुड थीफ बट स्टिल वी कैन नॉट अप्रिशिएट ऑल हिज वर्क्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वुड यू डू समथिंग रॉन्ग
commit a crime if you thought that the ends justify the means. Do you think that there are certain situations you can be excused for acting dishonestly? ठीक है, इसमें इसका मीनिंग ये होता है कि भाई जैसे आप अगर चोरी कर रहे हैं, जैसे ये चोरी करता है, तो वो इसलिए चोरी करता है क्योंकि उस पैसों से वो बुक्स खरीदता है, क्योंकि उसको वो शौक है। तो क्या ये ठीक है कि अगर इंटेंशन सही हैं तो अगर आप चोरी भी कर रहे हो तो चलेगा? तो यहाँ पर ये है कि ठीक है, इंटेंशंस जो होता है ना वो आपके एक्शंस को जस्टिफाई करते हैं कि भाई भले इससे गलती हो गई हो लेकिन इसकी नीयत खराब नहीं थी, इसकी नीयत अच्छी थी, इंटेंशन अच्छी थी। तो कुछ जगह ये चल जाता है बट नॉट ऑलवेज। मतलब कहीं चोरी करना आपकी एक नीयत अच्छी है, ठीक है, लेकिन किसी इंसान को जिसने कभी आपको या किसी और को नुकसान ना पहुंचाया हो, ऐसे इंसान के यहाँ पर चोरी करना बहुत गलत बात है। तो इसीलिए भले ही उसके इंटेंशंस अच्छे हों लेकिन वो जो काम कर रहा है वो गलत है, इसीलिए उसको एक्सक्यूज नहीं मिल सकता कि उसकी नीयत अच्छी थी तो उसके काम को भी भुला देना चाहिए, राइट? तो क्राइम कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स फ्रॉम दिस बुक। ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर है कि किस तरीके से एक साइंटिस्ट जो होता है वो रोज कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता है और एक दिन ऐसा एक्सपेरिमेंट करता है कि वो खुद गायब हो जाता है। बहुत सारी ड्रग्स होती हैं, मतलब दवाइयाँ खा लेता है और फिर गायब हो जाता है। और गायब होने के बाद सबसे पहला काम क्या करता है कि अपने ही लैंड ओनर का घर जला डालता है, क्योंकि वो अपने लैंड ओनर का बिल्कुल पसंद नहीं करता। और ये जो साइंटिस्ट होता है ना, ही वॉज नॉट अ गुड पर्सन एट ऑल बट ही वॉज एन अमेजिंग साइंटिस्ट। इस पर क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि एज अ साइंटिस्ट ही वॉज ब्रिलियंट बट एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, ही वॉजंट गुड एट ऑल, ठीक है। क्योंकि इतना स्मार्ट और इतना इंटेलिजेंट साइंटिस्ट होने के बावजूद उसने अपनी पावर को, इंटेलिजेंस को किसी अच्छे काम में नहीं लगाया। इनफैक्ट उसने लोगों को नुकसान ही पहुंचाया। और वो नुकसान क्या था? कभी वो कॉम्प्लेक्स में चले जाता है, भरपेट खाना पीना करता है और फिर वहां के कपड़े चुरा लेता है। अच्छा, एक तो सर्दियों में उसने एक्सपेरिमेंट किया तो वो कपड़े पहनता था तो सबको दिख जाता था कि कोई कपड़े ये जा रहे हैं, शक्ल सूरत कुछ दिखाई नहीं देती थी। फिर बाद में वो कहाँ चला गया? वो एक ऐसे मार्केट में चला गया जहाँ थिएटर का सारा सामान मिलता है। तो शॉप में एंटर हुआ तो शॉप में जाते टाइम तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब वो रेडी होकर आया, अपने आप को थोड़ा सा सेटल करा, हैट वैट पहनी, गॉगल्स वगैरह पहने, तो जब बाहर निकल रहा था शॉप से तब तो सबको दिखाई देगा ना, क्योंकि कपड़े पहने हुए हैं। तो अपने आप को बचाने के लिए जो शॉपकीपर था उसके सर पर उसने दे मारी, पैसे भी उसके सारे लूट लिए। सो ही वॉज नॉट अ गुड पर्सन एट ऑल। ये नुकसान उसने किया। उसके बाद वो शहर से बाहर चला जाता है, क्योंकि शहर में ही उसने इतनी सारी चीजें कर दी थी। कभी कॉम्प्लेक्स में घुस जाता था, शॉप पे घुस जाता था। तो उसे लगा मैं तो बहुत जल्दी पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि बहुत क्राउडेड स्पेस है, ये बहुत क्राउडेड प्लेस है। तो जब वो बाहर चला गया तो एक इन में जाके ठहरा। वहां पर उसने पैसे तो दे दिए, तो जो लैंड ओनर थी, लैंड लेडी जो थी, उसने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि हाँ पैसे मिल रहे हैं ना, बस हो गया। लेकिन जब पैसे खत्म हो गए तो उसको थोड़ा शक होने लगा कि ये इंसान थोड़ा बहुत अजीब सा लगता है, राइट? तो यहाँ तक की स्टोरी तो मैंने बता दी। बाकी के जो बचे हुए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, डिटेल्स है ना स्टोरी के, वो क्वेश्चंस के थ्रू बताती हूँ। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ्स एक्सपीरियंस विद द स्ट्रेंज साइंटिस्ट। तो ये जो लैंडलॉर्ड, वो जो इन जहाँ पर ठहरा होता है ना हमारा साइंटिस्ट, उसका इस स्ट्रेंज साइंटिस्ट के साथ क्या एक्सपीरियंस रहता है? वॉज इट अ गुड एक्सपीरियंस? नो, नॉट एट ऑल। शुरू में क्योंकि पैसे दे देता था तो ठीक था, लेकिन बाद में बहुत स्ट्रेंज बिहेव वो करता था और हमेशा अपने रूम को ना लॉक रखता था वो। तो इस बार वो पैसे चुराने के लिए गया हुआ था, क्योंकि पैसे खत्म हो गए थे ना, तो इसीलिए वो अपना रूम जो है खुला रह गया था उसका। तो कि रूम खुला है तो अपन जांच पड़ताल करते हैं भाई, लेट्स जस्ट इन्वेस्टिगेट कि भाई ये कैसा आदमी है, इतना स्ट्रेंज क्यों बिहेव करता है। जब वो देख रहे होते हैं, तलाश कर रहे होते हैं, तो कुछ अजीब चीजें होती हैं। क्या? पहले तो ये होता है कि लैंड लेडी को लगता है कि उसके पास कोई है जो जोर जोर से सांस ले रहा है। उसके बाद वो क्या देखती है कि एक हैट है जो अपने आप एकदम उड़ के धौड़ से उसके मुंह पर आकर गिरती है। कोई इंसान उसको दिखाई नहीं दे रहा है कि भाई कौन मुझे मार रहा है, और खींच खींच के वो जो हैट होती है लैंड लेडी के मुंह पर आके गिरती है। अब ये हमारा साइंटिस्ट ही कर रहा होता है, ये सारी हरकतें दिखाई दे नहीं रहा होता है। इसके बाद एक चेयर होती है, वो चेयर लैंड लेडी की जो मदर होती है ना, उनकी होती है। उस चेयर को भी उठाकर एकदम खींच कर फेंकता है और धक्का, उसी चेयर के थ्रू धक्का मार मार के दोनों हस्बैंड वाइफ को रूम से बाहर निकाल देता है। और वो जो रूम होता है उसे वो अंदर से बंद कर लेता है फिर।
तो यहाँ दोनों बुरी तरह डर जाते हैं कि क्या कोई घोस्ट है, क्या भूत तो नहीं है कहीं कोई। तो बहुत खतरनाक तरीके से डर जाते हैं। तो ये कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं यहाँ पर, जो ये बिल्कुल भी अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं उस साइंटिस्ट के साथ, ठीक है। और यहाँ पर ये भी लगता है लैंड लेडी को कि उसका जो फर्नीचर है वो हॉन्टेड हो गया है। जरूर साइंटिस्ट ने इस फर्नीचर में मेरा जो फर्नीचर है ना, उसमें जरूर कुछ स्पेल डाल दिया है, इसीलिए वो ऐसे हवा में उड़ रहा था और मुझे ही मार रहा था, ठीक है। Next is, if somehow you discovered how to become invisible, how would you use that opportunity? ये क्वेश्चन कई बार कई तरीके से पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। कि अगर आपको इनविजिबल होने की पावर मिल जाए तो भाई आप क्या करोगे। तो देखो, if I discovered how to become invisible, I would use this opportunity to punish all those who cause trouble to others for their own selfish motives. I would catch them and hand them over to the police without letting them know that I was behind them. I will also have the law enforcing agencies when they conduct raids and criminal hideouts. It means जो कुछ भी illegal, आप जितनी भी illegal activities सोच सकते हो ना, of course word limit में ही रह के वो इलीगल एक्टिविटीज आप लिख सकते हो कि मैं आप उसमें हेल्प करोगे, कि अगर कहीं पर कुछ भी गलत हो रहा है तो आप वो गलत होने से रोकोगे। कहीं कोई चोरी चकारी ही हो रही है तो उसे आप रोकोगे। जो भी हमारा लीगल सिस्टम है हर तरीके से उसको सपोर्ट करोगे, क्योंकि ये इनविजिबल होना है ना, जो पावर होती है वो क्या है, ग्रेट पावर्स कम विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब आपके पास पावर आती है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, तो आप रिस्पॉन्सिबली बिहेव करोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। ये है हमारे रिचर्ड एब्राइट के बारे में, कि किस तरीके से रिचर्ड एब्राइट बचपन से ही बहुत ही ब्रिलियंट ब्राइट बच्चे थे और किस तरह से साइंस की तरफ उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, और इस इंटरेस्ट को उनकी मदर ने भी बनाए रखा। एब्राइट ने बहुत ही यंग एज में अपने फादर को खो दिया था, लेकिन एब्राइट की जो मदर है वो बहुत सपोर्टिव थी। ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, रिचर्ड्स मदर हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन हिम, वो इसलिए भी क्योंकि रिचर्ड की मदर जो है उन्हें पता चल गया था साइंस के अंदर इसका बहुत इंटरेस्ट है, तो वो साइंस रिलेटेड बुक्स एग्जीबिशंस में ले जाना, इक्विपमेंट्स लाकर देना साइंस रिलेटेड, इस तरीके की चीजें बहुत लाकर दे दी थी, जिसकी वजह से हमारे एब्राइट का जो ये पैशन था वो कभी भी मरा नहीं, कभी भी खत्म नहीं हुआ। इनफैक्ट समय के साथ वो बढ़ता ही चला गया। और उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट कब आया, जब रिचर्ड की मदर ने उन्हें द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10 ये बुक लाकर दी, जो कि मोनार्क बटरफ्लाइज के बारे में थी। एक चीज ध्यान रखिए, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10 इसके बारे में 1 मार्क क्वेश्चन में पहले कई बार पूछा गया है द नेम ऑफ दिस बुक। अब यहाँ पर तो आपको बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन कई बार मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं ना, तो बहुत ही सिमिलर से ऑप्शंस होते हैं वो, कि जैसे ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10 लिख देंगे बस, या फिर 10 को 10 करके न्यूमेरिक्स में वैसे लिख देंगे, अलग अलग तरीके से सिंगुलर को प्लूरल कर देंगे, जैसे द ट्रैवल ऑफ मोनार्क कर देंगे। तो आप ध्यान रख लीजिए, द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क 10, ठीक है। तो इस तरीके से जो रिचर्ड की मदर है उन्होंने सपोर्ट किया था। तो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन जो है वो पहले हो गया अटेम्प्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, Richard Ebright displayed a well-rounded personality. Do you agree? Elucidate in the context of the given text. इसका मतलब ये है कि although वो एक साइंटिस्ट थे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं था कि साइंस के अलावा और किसी चीज में पार्टिसिपेट ही नहीं करते थे। He was a good debater. वो और भी क्लब्स के अंदर पार्टिसिपेट करते थे, और भी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते थे। घूमना फिरना उन्हें बहुत पसंद था। इसके अलावा जो साइंस से जुड़ी हुई चीजें थी, वो उनकी शुरुआत हुई थी एक फेयर से, जहाँ पर शुरू में उन्होंने एक फ्रॉक के सेल को डिस्प्ले किया था। एंड इन दैट फेयर ही रियलाइज्ड कि जो ऐसे फेयर्स होते हैं, ऐसे कॉम्पिटिशन्स जो होता है ना, उसमें आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाना होता है, ना कि सुंदर सुंदर स्लाइड्स बस डिस्प्ले कर देनी होती है। एक टिश्यू डिस्प्ले किया था, टिश्यू, और ये करते करते धीरे 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 वो सेल के डीएनए तक पहुंच गए, ठीक है। इसके अलावा दूसरी एक्टिविटीज के अंदर आप क्या क्या लिख सकते हो, डिबेटर मैंने बताया, क्लब्स में वो पार्टिसिपेट करते थे। उसके अलावा ही वॉज अ वेरी गुड कैनोइस्ट, मतलब एक तरीके की बोट होती है, सो ही वॉज एन अमेजिंग कैनोइस्ट एंड ही वॉज एन ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन, और बहुत सारी एक्टिविटीज में भी वो पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेकलेस। ये है मिस्टर एंड मिसेस लॉइजल की कहानी, जिसमें जो लड़की है मेटिल्डा, वो बहुत ही खूबसूरत होती है, शी वाज ब्यूटीफुल, और उसे ये लगता है कि मैं इतनी खूबसूरत जो हूँ, मैं बहुत कुछ अच्छा और बेहतर डिजर्व करती हूँ। मैं एक बहुत ही अमीर फैमिली और मैं एक बहुत ही ज्यादा एलीट क्लास में होना डिजर्व करती हूँ। लेकिन
रियलिटी एकदम अलग थी। उसका जन्म भी एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था और उसकी शादी भी एक मिडिल क्लास फैमिली में ही हुई थी और उसका हस्बैंड जो था एक क्लर्क था, बट ही वाज़ अ वेरी नाइस पर्सन, ही वाज़ अ जेंटलमैन और मैटिल्डा को बहुत पसंद भी करता था, चाहता था उसे। और मैटिल्डा को बाहर घूमना-फिरना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उसकी ये सारी इच्छाएँ, ज़रूरतें जो है, वो पूरी नहीं कर पाता था क्योंकि मैटिल्डा तो एलीट क्लास में ही अपने आप को देखना चाहती थी। तो एक बार एक पार्टी का इन्विटेशन आया। अब उस वो पार्टी बहुत ही हाई प्रोफाइल पार्टी थी, तो इतनी हाई प्रोफाइल पार्टी में पहनने के लिए कपड़े भी उतने ही अच्छे होने चाहिए, ज्वेलरी भी उतनी अच्छी होनी चाहिए। अब वो जो ड्रेस खरीदती है, वो ड्रेस जो मिस्टर लॉयज़ल ने जो पैसे बचाए थे अपनी एक गन खरीदने के लिए, वो बचाए हुए पैसे वो खुशी-खुशी, हालाँकि दुखी तो होता ही है, लेकिन फिर भी वो मैटिल्डा को देता है कि ठीक है, तुम एक डिसेंट सी ड्रेस खरीद लो, जो और ओकेजन्स पे भी पहनने को काम आ सके। जब ज्वेलरी की बात आती है, तो वो उसकी एक फ्रेंड होती है मिसेस फॉरेस्टियर, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर होती है। उससे वो एक नेकलेस बोरो करने के लिए जाती है और एक डायमंड नेकलेस बोरो करती है। पार्टी में जाती है, बहुत एन्जॉय करती है, वो लाइमलाइट में होती है, सब लोग उसे पसंद कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो लौट रही होती है, रास्ते में कहीं नेकलेस खो जाता है। बहुत ढूँढते हैं, नहीं मिलता। बाद में उन्हें बिल्कुल वैसा ही एक मैचिंग नेकलेस खरीद कर मिसेस फॉरेस्टियर को देना पड़ता है और वो जो दूसरा नेकलेस वो लोग खरीदते हैं, वो 36,000 फ्रैंक्स का आता है। हमारे मिस्टर और मिसेस लॉयज़ल के पास सिर्फ 18,000 फ्रैंक्स ही थे, वो भी मिस्टर लॉयज़ल के जो फादर हैं, वो उनके लिए जायदाद में छोड़कर गए थे। वो बाकी के जो 18,000 होते हैं, वो उधार लेके, लोन लेके, किसी-किसी तरह से ऐसे हेल्प लेके और फिर जाके वो नेकलेस खरीद के लौटाते हैं मिसेस फॉरेस्टर को। करीब 10 इयर्स लग जाते हैं मैटिल्डा और उसके हस्बैंड को ये पूरा लोन चुकाने में और ये 10 इयर्स में उनकी जो लाइफस्टाइल पहले थी उससे भी और ज़्यादा डिग्रेड हो जाती है। उनका जो घर था वो घर एकदम चला जाता है। इसके अलावा वो ना उनके पास कोई हेल्प होती है और जितनी खूबसूरत मैटिल्डा पहले थी और जितनी यंग लगती थी, यूथफुल लगती थी, लेकिन अब उसकी आवाज़ भी बहुत हार्श हो गई है। वो हाउसहोल्ड चोर्स करती है। तो जहाँ इसमें बेसिकली बताया गया है कि मैटिल्डा को इस मोमेंट में अ, अपनी वो पुराने समय याद आता है कि जब मैं पार्टी में गई थी, एन्जॉय कर रही थी, बट शी नेवर रियलाइज्ड कि जो पहले उसकी लाइफ थी वो कितनी अच्छी थी। मतलब मैटिल्डा के पास जब भी कोई चीज़ थी वो कभी उसने उसको एन्जॉय नहीं किया, उसको वैल्यू नहीं किया। इनफैक्ट वो हमेशा कंप्लेनिंग ही रही कि मेरे पास तो ये भी नहीं है, मेरे पास वो भी नहीं है। लेकिन उसके पास जब जो चीज़ें थी उसको भी जब वैल्यू नहीं किया तो वो चीज़ें भी उससे चली गई और उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो और ज़्यादा गिर गया और बहुत ज़्यादा गिर गया और उसने अपनी लाइफ के सबसे खूबसूरत 10 इयर्स जो हैं एकदम बर्बाद कर दिए। लास्ट में जब मिसेस फॉरेस्टर उसको वापस दिखती हैं, मिलती हैं तो उससे शेयर करती है मैटिल्डा कि मेरे साथ ऐसे-ऐसे हुआ, पूरे पैसे तुम्हारे उस नेकलेस के चक्कर में हमें इतना बड़ा लोन लेना पड़ा, हालाँकि अब तो लोन चुका दिया है। मिसेस फॉरेस्टर बहुत ही इमोशनल होके और दुखी होके कहती हैं कि म तुमने मुझे बताया क्यों नहीं मैटिल्डा? इट वाज़ अ फेक। मतलब वो एक फेक डायमंड नेकलेस था, मतलब असली नहीं था। और उसकी वैल्यू बिल्कुल भी 36,000 फ्रैंक्स नहीं थी। वो सिर्फ़ 500 फ्रैंक्स के करीब का था। तो यहाँ पर मैटिल्डा को जो झटका लगता है ना, वो एक अलग ही लेवल का झटका होता है। तो इससे ये भी चीज़ हमें पता चलती है कि उसकी जो फ्रेंड है मिसेस फॉरेस्टर, वो एक बहुत ही अच्छी और जेन्युइन लेडी है। अदरवाइज़ वो चाहती तो इस बात को छुपा भी सकती थी। इस रियलिटी को कि वो रियल डायमंड्स का नहीं, फेक डायमंड्स का नेकलेस था, इस बात को वो छुपा लेती। लेकिन उसने ये चीज़ बताई तो दिस शोज़ कि वो एक जेन्युइन लेडी थी। Now, first question is, how did Mrs. Loisel now know the life of necessity? जब नेसेसिटी की लाइफ, ज़रूरतों की लाइफ की कैसे पता चला? मिसेस लॉयसेल कौन है? मैटिल्डा ही है। तो ये नेसेसिटी की लाइफ उसको कैसे पता चली थी? जब उसको अपने घर का हर एक काम खुद करना पड़ता था, क्योंकि पहले तो उसके पास हेल्प थी, तो वो क्या-क्या काम करना पड़ता था? कुक, क्लीन, वॉश, मेंड, ड्रिंक वाटर। मेंड मतलब अपने घर के जो कपड़े जो होते हैं ना, सीना, ठीक करना चीज़ों को, तो पहले तो उसके पास हेल्प होती थी। अब उसे हर काम के लिए खुद ही वो काम करना पड़ता है। इनफैक्ट वो बार्गेन भी करती है, तो एक-एक पैसा बचाने के लिए बार्गेन करती है क्योंकि उन्हें पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि एक पैसा जहाँ हो सके वो बचाए। और उसका हस्बैंड क्या काम किया करता था? हर हस्बैंड वर्क डे एंड नाइट टू सेव एवरी साउ। साउ इज़ अगेन द यूनिट ऑफ करेंसी।
तो वो भी बहुत मेहनत करता था, दिन रात काम करता था कि ये उनका जो लोन है, जो डेट है, DEBT डेट है, वो चुकता हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट इज मिसेस फॉरेस्टर प्रूव्ड टू बी ए ट्रू फ्रेंड एल्यूसिडेट। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। वो ट्रू फ्रेंड इसीलिए थी क्योंकि इसने ये सच बता दिया कि वो जो डायमंड्स थे वो नकली डायमंड्स थे, अदरवाइज वो चाहती तो छुपा भी सकती थी, क्योंकि मैटिल्डा तो ये सोचती थी ना कि अरे वो तो असली डायमंड्स थे। ठीक है। तो बिल्कुल हो सकता है ये पॉसिबल हो कि बाद में मैटिल्डा को वो जो रियल डायमंड वाला जो नेकलेस है वो रिटर्न भी कर दिया हो मिसेस फॉरेस्टर ने। ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दिस चैप्टर बेटा। नेक्स्ट इज भोली। इससे एक ही क्वेश्चन मैंने लिया है क्योंकि इस चैप्टर से विमेन एम्पावरमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। भोली जो बहुत ही, उसका असली नाम क्या है? सुलेखा। और सुलेखा बहुत ही खूबसूरत बच्ची थी, सुंदर थी, लेकिन उसको पहले चिकन पॉक्स हो गया था, तो उसके चेहरे पे, शरीर पे धब्बे पड़ गए थे। उसके बाद 2 साल की हुई तब वो बिस्तर से सोते हुए गिर गई थी, तो सर पे चोट आ गई, इसीलिए उसका जो मेंटल ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो हो गया था, इसीलिए सब उसको भोली कहते थे। ठीक है। क्योंकि उसका ये एटीट्यूड हो गया था सब लोगों का उसकी तरफ, दैट शी इज अ डम पर्सन। और उसको फिर स्कूल जाने को भी मिला सिर्फ इसलिए क्योंकि एक बार तहसीलदार उनके गांव में आए, क्योंकि प्राइमरी स्कूल की उसका इनॉग्रेशन होना था। और जो रामलाल, जो भोली के पिता हैं, वो नंबरदार थे, ये पोजीशन होती है। तो तहसीलदार ने कहा कि आपकी भी तो बेटियां हैं, स्कूल भेजिए ताकि बाकी लोगों को भी एग्जाम्पल मिले। अब तहसीलदार की बात नंबरदार जो रामलाल है वो टाल नहीं सकता, तो क्या करे कि भेजना तो पड़ेगा ही। ऐसे में भोली की मदर क्या कहती है कि ऐसा करो, भोली को भेज दो, क्योंकि अगर किसी अपनी दूसरी किसी बेटी को अगर भेजा तो उसकी तो शादी नहीं होगी। उस समय का जो थॉट प्रोसेस है ये कि अगर लड़की पढ़ी लिखी है तो भाई उसकी शादी नहीं होती थी, तो इसीलिए भोली को भेज दो, क्योंकि उसकी शादी होने का तो वैसे कोई ठिकाना है नहीं, क्योंकि वो शी इज अ डम काउ, ये कहा जाता था। तो इस चक्कर में भोली को स्कूल जाने को मिला। स्कूल में उसे एक टीचर मिली जिसने उसे बहुत हेल्प की। अच्छा, भोली को सब लोग इतना ज्यादा टोकते थे, उसे कभी भी सीरियसली नहीं सुना जाता था, और इसीलिए उसके अंदर एक नर्वसनेस बिल्ड हो गई, और इसीलिए जब भी वो बोलती थी तो उसको स्पीच इशू हो गया था, और वो बहुत स्टैमर करती थी, हकलाती थी। तो ये जो हकलाना था, ये जो घबराहट थी ना उसके मन की, वो सारी चीजें उन टीचर ने ही दूर की, और उस टीचर ने ही उसके मन में ये कॉन्फिडेंस लेकर आया कि तुम बोल सकते हो, तुम बोलोगी। तो पहली बार जब भोली ने एक्सपीरियंस किया कि कोई उस पर ट्रस्ट दिखा रहा है और कोई उससे इतना प्यार से बात कर रहा है, क्योंकि उसके पेरेंट्स तक उससे अच्छे से बात नहीं करते थे, तो पहली बार जब वो एक्सपीरियंस कर रही थी तो उसको ये लगा अब तो मैं जरूर बेहतर बन के दिखाऊंगी, किसी और के लिए ना सही, खुद के लिए ना सही, लेकिन इस टीचर के लिए, इस मैम के लिए मैं जरूर बेटर बन के दिखाऊंगी। और वो बेटर बनती भी है। उसकी शादी एक ऐसे इंसान से तय कर दी जाती है जो एज में उससे दुगना होता है, एक विडोवर होता है, उसके ऑलरेडी बच्चे भी होते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए तय कर दी जाती है क्योंकि वो भोली से शादी करने के लिए तैयार है। भोली के चेहरे पे तो धब्बे हैं, और भोली को अभी तक देखा नहीं होता है उसने, तो सबको ये लगता है कि भोली की शादी तो होने से रही। तो अगर विशंबर भी मिल रहा है तो चलो ठीक है, उसके घर में मतलब खाने पीने की कमी नहीं है, उसकी दुकान भी है, और उसके पास पैसा है, तो अपनी बच्ची वहां खुश रहेगी। तो ये सारी बातें जो भोली है वो एक्सेप्ट भी कर लेती है, बिल्कुल भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती अपने पेरेंट्स के साथ। लेकिन जब शादी वाले दिन विशंबर देखता है भोली को और उसके चेहरे पे दाग धब्बे देखता है, तो उसी वक्त उस चीज का फायदा उठाने की कोशिश करता है कि मुझे तो 5,000 डाउरी दोगे, दहेज दोगे, तभी मैं शादी करूंगा। इस बात पे रामलाल जो है अपनी पगड़ी उतार के अपना जो टर्बन है उसके पैरों में रख देता है, लेकिन मानता नहीं विशंबरनाथ। फाइनली जो पैसे है लाकर देना पड़ता है रामलाल को। इस मौके पर पहली बार भोली अपनी आवाज उठाती है। अब इतने सालों में भोली बड़ी हो गई है, लेकिन उसने कभी भी किसी को ये एहसास नहीं होने दिया कि उसकी स्पीच सुधर चुकी है, वो एक एम्पावर्ड वुमन हो चुकी है, लेकिन किसी को एहसास नहीं होने दिया क्योंकि कोई उसकी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन आज जब जरूरत पड़ी तो भोली ने अपनी आवाज उठाई, और भोली ने शादी करने से मना कर दिया कि मैं इस इंसान से शादी नहीं करूंगी। सो दिस इज द एम्पावरमेंट ऑफ भोली। सो दिस इज हाउ भोली एम्पावर्ड। ठीक है। उसने अपनी एक खुद की आइडेंटिटी बनाई, और उसने लास्ट में यही कहा था कि अगर मेरी शादी नहीं होगी पिताजी, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं यही रहूंगी, जिस स्कूल में मैं पढ़ी उसी स्कूल में मैं टीचर बनूंगी, और मैं आप लोगों की सेवा करूंगी। और ये सारी चीजें होते हुए भोली की जो टीचर है वो विटनेस कर रही होती है, और बहुत प्राउड फील कर रही होती है दैट शी इज द मास्टरपीस
I have created. So she was very happy. तो यहाँ पर डाउरी इज नेगेशन ऑफ गर्ल्स डिग्निटी, मतलब जो डाउरी है, दहेज है, वो कहीं ना कहीं एक लड़की की जो आइडेंटिटी होती है उस पर एक धब्बे की तरह है कि 5,000 रुपए क्यों मांगेगा, कि 5,000 रुपए दो तभी मैं इसे शादी करूंगा, क्योंकि इस लड़की की अपने आप की इतनी वैल्यू नहीं है कि बिना डाउरी के इसके साथ शादी हो जाए, राइट? तो ये कहीं ना कहीं एक लड़की की आइडेंटिटी को ना रिजेक्ट करने वाली सी बात हो जाती है. सो डिस्कस विद डिफरेंस विद द स्टोरी भूली. तो जो शादी वाला पूरा इंसिडेंट मैंने बताया ना, कि जैसे ही चेहरा दिखता है भोली का तो 5,000 रुपए की मांग करता है. नाउ भोली वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू से नो टू दिस मैरिज, राइट? क्योंकि उसको ये समझ में आ गया था, नाउ शी वॉज एन अवेयर पर्सन कि मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं करूंगी जो सिर्फ पैसे के लिए मेरे से शादी करे, क्योंकि ऐसा इंसान कभी भी मेरी वैल्यू नहीं करेगा. ठीक है, तो अब पूरा इंसिडेंट आपको बताना है, विशंबरनाथ का पॉइंट भी बताना है कि जिस लड़की के चेहरे पे दाग धब्बे हैं, मैं उससे क्यों शादी करूंगा. मैं तो तभी शादी करता ना इससे जब ये एकदम सुंदर होती, गोरी चिट्टी होती, है ना? जबकि विशंबरनाथ में खुद में कितनी कमियां है. वो एक विडोअर है, उसके ऑलरेडी बच्चे हैं, ये तो उसकी सेकंड मैरिज है. उसके अलावा ही वॉज अ लिम्प, मतलब लंगड़ाता था. तो उसमें खुद में बहुत कमियां थी, लेकिन लड़की में कोई कमी नहीं चाहिए. ठीक है, सो आई एम श्योर आपको ये भी समझ में आ गया होगा. अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट चैप्टर पे, जो कि है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ. बहुत ही मजेदार चैप्टर है ये. ये जो चैप्टर है वो एक थिएटर की तरह दिखाया गया है कि भाई एक प्ले हुआ है ना? और जो प्रेजेंट करंट टाइम है जब ये प्ले हो रहा है वो है 25th सेंचुरी का टाइम. और इस प्ले के अंदर 20th सेंचुरी दिखाई गई है, मतलब पास्ट टाइम दिखाया गया है. और 20th सेंचुरी को क्या कहा गया है? द एरा ऑफ बुक्स. क्यों कहा गया है एरा ऑफ बुक्स? क्योंकि 20th सेंचुरी में हर एक सिंगल टॉपिक पे, फ्रॉम एंट टू ह्यूमन, हर एक टॉपिक पर बुक थी, तो इसीलिए उसको एरा ऑफ बुक्स कहा जाता है. ठीक है, एक्ट हो रहा होता है, वो बताता है मार्शियंस और अर्थलिंग्स. अर्थलिंग्स कौन? धरतीवासी. और मार्शियंस कौन? मार्स पर रहने वाले लोग, मंगलवासी. तो मंगलवासी, मंगल ग्रह दिखाया होता है, और उसमें जो जो कैरेक्टर्स दिखाए होते हैं वो होता है थिंक टैंक, और उसका एक असिस्टेंट होता है नूडल. नूडल वॉज स्मार्ट बट थिंक टैंक thinks that he is the smartest but he wasn't. राइट? तो इन्होंने अपनी एक टीम भेजी होती है कि अर्थ पर अब हमला करना है, हम इन्वेड करेंगे, उस पर कब्जा करेंगे अर्थ पर, ऐसा उसने प्लान बनाया होता है. तो जो टीम भेजी होती है वो जहां पर जाती है, जहां जो डेस्टिनेशन पे पहुंचती है, वो डेस्टिनेशन एक लाइब्रेरी होता है. मार्शियंस को पता नहीं लाइब्रेरी क्या होती है, बुक क्या होता है. तो जो टीम होती है वो कंफ्यूज हो जाती है, हम पता नहीं कहाँ है कहाँ है. नूडल समझ जाता है लेकिन थिंक टैंक नहीं समझता. तो थिंक टैंक क्या कहता है कि ये तो सैंडविचेस है जो अर्थलिंग्स को बहुत पसंद है. इस चक्कर में बोलता है खा के बताओ, खा के बताओ. तो इस चक्कर में जो वन ऑफ द टीम मेंबर्स जो है ना, उसको बेचारे को एक बुक भी चबानी पड़ जाती है. अब वो बुक खाई हुई कैसे गले से निकले, नहीं निकल सकता. कहते पता नहीं अर्थलिंग्स को ये कैसे ही पसंद है. खैर, उसके बाद जो है नूडल इंटरप्ट करता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक कम्युनिकेशन डिवाइस है. तो जब वो बुक को खोलते हैं तो जो टीम है वो कहती है कि हाँ इसमें कुछ कोड्स हैं. फिर वो अपना एक कैप्सूल होता है, एनर्जी कैप्सूल, जिससे स्मार्टनेस बढ़ जाती है. वो कैप्सूल खाते हैं, उस बुक में जितने भी कोड्स थे वो डी कोड हो जाते हैं. तो कोड्स क्या है? वर्ड्स. ये जो बुक थी वो कौन सी थी? मदर गूस, जो किंडरगार्टन के बच्चों के लिए एक राइम बुक है. तो उसमें अलग अलग पोम्स पढ़ के बताते हैं. तो हर पोम में वो तो, अब पोम तो हम जो अर्थलिंग्स है, पोअम का अर्थ तो हम ही समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है तो हमें तो पता है ना बच्चों के लिए कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. लेकिन अगर थिंक टैंक ये बात सुने, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ, ट्विंकल ट्विंकल का एग्जाम्पल बुक में नहीं है, तो थिंक टैंक ने क्या सोचा कि अरे ये इतने ज्यादा स्मार्ट हो गए, इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए अर्थलिंग्स, कि जो स्टार्स हैं उनको ट्विंकल, खुद ही ट्विंकल ट्विंकल करवा के, और स्टार्स को बहुत ही छोटा छोटा बना लिया इन्होंने. तो इतना ज्यादा इवॉल्व हो गए हैं ये लोग, माय गॉड, अब तो इन पर हमला नहीं करना चाहिए. तो ऐसे 2-3 पोम्स पढ़कर सुनाई तो उससे ये लगा कि ये तो बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं, ये सिल्वर उगाने लग गए हैं, ये एटम्स भी उगाने लग गए हैं, एटम बॉम्ब्स उगाने लग गए हैं, हम पर हमला कर सकते हैं. फाइनली जब थर्ड फॉर्म पढ़ता है वो थी हम्टी डम्टी. अब हम्टी डम्टी का आपको पता होगा ना किस तरीके से दिखता है हम्टी डम्टी. थिंक टैंक का जो चेहरा होता है ना, जो सर होता है, वो उस हम्टी डम्टी जैसा ही होता है. तो हम्टी डम्टी की क्या है पोम? हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल. तो यहाँ हमारा थिंक टैंक सोचता है अरे बाप रे, ये तो मेरे पर ही हमला करने वाले हैं.
भागो यहाँ से भागो, तो वो तो अपने कैप्सूल में बैठ के कहीं दूसरी जगह चला जाता है, भाग जाता है और कहता है अबॉर्ट द मिशन, कोई हमला नहीं होगा अर्थलिंग्स पे। तो इसी तरीके से ये जो धरती पर हमला होने वाला था वो नहीं होता। अब जो मार्स है उसके ऊपर जिसकी हुकूमत है वो है नूडल, हु वाज अ स्मार्टर वन, और वहां पर अर्दलिंग्स और मार्शियंस की अब एक अच्छी रिलेशनशिप है। और जो हिस्टोरियन एक होती है, जो हिस्टोरियन बाद में एक्ट के शुरू होने से पहले और बाद में इंट्रोडक्शन सा देती है, तो हिस्टोरियन अब कह रही होती है कि मार्शियंस की और अर्दलिंग्स का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, और अर्दलिंग्स ने मार्स पर एक लाइब्रेरी भी बनवाई है, वहां पर बुक्स भी रखवाए हैं, क्योंकि मार्शियंस को तो पता ही नहीं था ना लाइब्रेरी बुक्स क्या होती है। तो ये सब करवाया है, लेकिन एक बुक आज भी है जिससे सभी मार्शियंस डरते हैं, और वो कौन सी है? करेक्ट, मदर गूस। के किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि उस मदर गूस को हाथ भी लगाए और पढ़े भी, राइट। तो दिस वाज दिस चैप्टर बेटा। इसमें बेसिकली यही है कि किंडरगार्टन की जो बुक है वो उसकी वजह से धरती पर मार्शियन का अटैक होने से बच गया, ठीक है। तो द बुक दैट सेव द अर्थ कन्वेज द मैसेज दैट मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस बिटवीन वेरियस रेसेस कैन कॉज कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट। बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द प्ले, राइट हाउ मच कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी चेक सो दैट पीस एंड हार्मनी इज मेंटेन्ड। तो यहाँ पर दो कल्चर और दो रेसेस की बात यही हो गई है कि भाई अलग अलग कल्चर के लोग जो होते हैं तो उन्हें कई बार चीजों की समझ नहीं होती है ना। कई बार जैसे लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट, लिंग्विस्टिक बैरियर हो जाता है ना, लैंग्वेज डिफरेंस हो जाता है, तो एक दूसरे की बातें समझ में अगर नहीं आती हैं, कंफ्यूजन हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है। तो हमें क्या समझ में आता है कि बात इस तरीके से करनी चाहिए क्लैरिटी के साथ कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। इस चैप्टर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट की ये चीज थी कि जो बुक्स हैं, मार्शियंस जानते ही नहीं थे कि भैया बुक्स होती क्या है, एग्जिस्ट भी करती है क्या। तो जब मार्शियंस हमला कर रहे थे तो उन्हें अच्छे से पूरी एक टीम बनानी चाहिए थी जिससे उनको एक अंडरस्टैंडिंग मिल सके अर्दलिंग्स की। और जब आपको अंडरस्टैंडिंग मिलती है तो इंस्टेड ऑफ अटैकिंग आपको उनसे एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे अटैक करते रहेंगे तो ऐसे तो सब कुछ खत्म ही हो जाएगा ना, वो तो आप वॉर जोन बना दोगे पूरी दुनिया को। तो दूसरों के साथ रिलेशनशिप कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, अपने कल्चर को दूसरों से इंट्रोड्यूस कैसे करवाना है, दूसरे के कल्चर को किस तरह से ब्यूटीफुली अपनाना है, ये भी हमें इस चैप्टर से सीखने को मिलता है। क्योंकि जब तक थिंक टैंक था तब तक मार्स जो है अर्थ पे हम अटैक कर रहा था, लेकिन नूडल जो कि स्मार्ट था उसने कोई भी अटैक करने की नहीं सोची। इनफैक्ट उसके वहां पर लीडर बनते ही मार्शियंस और अर्दलिंग्स इनका रिलेशनशिप अच्छा बना और स्ट्रांग बना, राइट। तो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ कि अटैक कर दो। लास्ट है ये क्वेश्चन 2 है, यहाँ पर 1 ही लिखा हुआ है, नो इट्स 2। हाउ डिड वन ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम्स सेव द अर्थ फ्रॉम अ मार्जियन इन्वेशन। ये हम बता चुके हैं कि जो पोअम थी, तो स्पेशली जो हम्टी डम्टी वाली पोअम थी, उससे तो यकीन ही हो गया था हमारी थिंक टैंक को कि भाई ये तो मुझे ही मारने के लिए आ रहे हैं, राइट। तो इसीलिए तो उसको एक फॉल्स आइडिया लगता है कि अर्थलिंग्स को मेरे बारे में पता है कि मैं उन पर अटैक करने वाला हूँ, और इसीलिए ये अब मेरे पीछे पड़े हुए हैं, तो मैं तो यहाँ से निकलता हूँ। तो ऑल्दो से कंफ्यूजन हुआ, लेकिन अच्छा ही हुआ ये कंफ्यूजन उसे हुआ, बच गया अर्थ, ठीक है। तो ये था हमारा ये चैप्टर बेटा, और ये था फुटप्रिंट्स का कंप्लीट क्विक समरी भी, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो भी। तो आई एम श्योर आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। फुटप्रिंट्स आपकी पूरी कवर है, और ध्यान से अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखना, जो मैंने बताया है इसको ध्यान से अच्छे से दिमाग में बैठा लो, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं एक तो बेटा, और अगर आप ध्यान दो तो सारे क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस थे जिनसे पूरा चैप्टर ना आपका कवर होता है, ठीक है। इसके अलावा जो एग्जाम स्ट्रैटेजी है, वो जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स समझाए थे उनका जरूर ध्यान रखो कि टू द पॉइंट आंसर लिखना है, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं लिखनी है। आपको जब हम समरी बताते हैं ना, वो समरी इसलिए बताते हैं कि उस समरी में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप चूज कर सको। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी समरी छाप दोगे, नो, यू आर नॉट सपोज टू राइट द सेंटेंसेस और इवन वर्ड्स दैट आर नॉट रिक्वायर्ड। तो टू द पॉइंट बात लिखनी है, जितना जैसे समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना है, और आपका पेपर है, वैल्यू करो इसको, ठीक है बेटा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, और अपने आप से कहो कि मुझे आता है और मैं अच्छे से इस एग्जाम को हैंडल कर लूंगा, मैं इस एग्जाम को हैंडल कर लूंगी, ठीक है। तो चिंता की कोई बात नहीं है। फिर से एक बार ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड गुड बाय।